नमस्कार दोस्तों। अगर आपने कभी किसी कंपनी से लोन लिया था और अब आप उस लोन को नहीं भर पा रहे हैं और कंपनी ने आपके ऊपर किसी कोर्ट में जाके केस दर्ज कर दिया है, तो ऐसे में आपको क्या कदम उठाने चाहिए? क्या आपको एडवोकेट हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या आपको बताई हुई डेट पर कोर्ट पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? और अगर केस आपके राज्य के बाहर कहीं दूसरे स्टेट में हो गया है, तो क्या आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? और अगर आप बेल नहीं कराएँगे तो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बेल करा लेंगे तो क्या होगा? हर चीज़ आपको मैं इस वीडियो में खुल करके बताऊँगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज से लगभग 7 मंथ पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने अपने साथ हुए इंसिडेंट्स को एक शेयर किया था और बताया था कि किस तरह से पूनावाला फिनकॉर्प ने मेरे ऊपर सेक्शन 25 का केस किया था और केस होने के बाद में मेरे साथ में शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ था, कैसे मैं उस केस से बाहर आया था। तो अगर आपके ऊपर कोलकाता में किसी कंपनी ने केस दर्ज किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोर्ट में केस दर्ज हो गया है, तो आपको क्या कदम उठाना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको अपना ही फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सकें और अच्छे से समझ सकें। लेट्स से एचडीएफसी फाइनेंस ने मेरे ऊपर दिल्ली में कोर्ट केस दर्ज किया। तो जब मेरी पहली ईएमआई बाउंस हुई, तो सबसे पहले मेरे पास में रिकवरी एजेंट ने कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया। दिन में लगभग 20-30 कॉल्स आती थी और जब कॉल्स को कुछ दिन इग्नोर किया तो उन्होंने रिकवरी विजिट करना स्टार्ट कर दिया। मंथ में 2-3 विजिट वो करते थे और कॉल्स तो खैर आती रहती थी हमेशा। अब विजिट्स और रिकवरी कॉल्स के बीच में कभी कभी कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस ये सब भी आया करती थी। 2 से 3 मंथ तक यही सब चलता रहा। तो उसके बाद जब इन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया, तो उसके बाद 3 मंथ के बाद हमारा लोन एनपीए हो गया। एनपीए होने के बाद में ये सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़ गई, रिकवरी और ज़्यादा हार्ड हो गई, कॉल्स आना भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई और नोटिस तो खैर आ ही रही थी। अब 3 मंथ के बाद में जब ये सब बढ़ गया, जब उसको भी इग्नोर कर दिया, तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से मेरे पास लोक अदालत का एक नोटिस आया और कंपनी का उसमें ऐसा कहना था कि इतनी तारीख को इतने बजे आपको इस अदालत में आ जाना है। वहाँ पे आ करके आपको हमसे बात करनी और हम मिल करके एक सही अमाउंट डिसाइड करके सेटलमेंट कर लेंगे। जितने लोग नहीं जानते हैं कि लोक अदालत क्या होती है, वो मैं आपको खुल करके बताता हूँ। देखिए, लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जहाँ पे कोई बहसबाजी नहीं होती है। आप वहाँ जाते हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप होते हैं, मिल करके एक फिक्स अमाउंट डिसाइड हो जाता है, जो भी परसेंटेज वाइज होता है, उतने पे सेटलमेंट करके आपका मैटर शांत हो जाता है। तो खैर नॉलेज ना होने के चलते मैंने लोक अदालत को भी इग्नोर कर दिया। उसे इग्नोर करने के बाद में ये सब करते-करते लगभग 5 से 6 मंथ बीत चुका था। अब कंपनी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 30 हज़ारी कोर्ट में जाके केस दर्ज कर दिया। अब 30 हज़ारी कोर्ट से सबसे पहला सम्मन मेरे एड्रेस पे आया। अब जब समन आया, तो मुझे शुरू से यही बताया गया भाई 90% नोटिस फेक होती है, तो मैंने इसको ही फेक समझा, उसको हल्के में लिया, इग्नोर कर दिया। अब इसे इग्नोर करने के बाद में एक सेकंड समन इशू हो गया, सेकंड डेट आ गई। अब जब क्योंकि पहले समन में कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा इसमें भी कुछ नहीं होगा, उसको भी इग्नोर कर दिया। उसको इग्नोर करने के बाद में मेरे ऊपर एक बेलबल वारंट इशू हो गया और एक पुलिस ऑफिसर उस वारंट को लेकर के डेट से पहले घर पे आए कि इतनी तारीख को आपका वहाँ पे जाना ज़रूरी है, वहाँ जा कर के आप बेल कराइए, अदरवाइज़ मुझे आपको अरेस्ट करके लेके जाना पड़ेगा। लीगली तो ऐसे ही होता है। और अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, अब खुल के तो हर बात नहीं बताई जा सकती है। अगर अंदर की बात आप जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे आइए, आपको सारी बातें बताई जाएंगी। तो खैर ये सब हुआ। अब जब मैंने वारंट को इशू किया था, पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उसके बाद में अब बहुत दिमाग कंफ्यूज हो गया, अब क्या करें भाई। अब अगर बेल नहीं कराएंगे तो पुलिस वाले बार बार आते रहेंगे, परेशान करेंगे, और बेल कराने का पैसा मेरे पास अभी नहीं है, ना सेटलमेंट का पैसा है, तो अभी करे तो करे क्या। अगर पैसा हम अरेंज करेंगे तो भाई किसके लिए करें, बेल के लिए करें, सेटलमेंट के लिए करें, बहुत कन्फ्यूजन की बात है। तो भाई इसका सिंपल आंसर ये है, अगर आपका लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब इसका अरेंजमेंट करने में आपको भी लगभग 3 से 4, 5, 6 मंथ के ऊपर लग सकता है, तो भाई आप आराम से जाके बेल करा लो, आंखें बंद करके, कुछ पैसे बचा करके अरेंज करके आप बेल करा लो, वरना पुलिस बार बार आया करेगी और आपको परेशान किया करेगी। और अगर आपका लोन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 लाख के अंदर, और आपको ऐसा लगता है कि आप इसका अरेंजमेंट 10, 15, 20 दिन में कर लेंगे, तो आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, ना अदालत जाइए, ना कहीं से बेल कराइए। आप उतना पैसा बचा करके कंपनी के साथ में सेटलमेंट कर लीजिए, कहीं मत जाइए। सेटलमेंट जब आप कर लेंगे तो आपके नेक्स्ट डेट पर आपका केस विड्रॉल हो जाता है, टिल नेक्स्ट डेट आपका केस विड्रॉल हो जाता है। और इन केस अगर नहीं भी होता है, तब भी उसमें ज़्यादा बड़ी फॉर्मेलिटी कोई नहीं होती है। आप नॉर्मल एडवोकेट्स हायर करके
एक विड्रॉल पिटीशन डलवा के एनओसी देकर के केस अपना ख़त्म करवा सकते हैं। वैसे तो अपने आप ही केस काफ़ी हद तक आपका शॉर्ट आउट हो जाता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका कोर्ट केस कहीं पे भी हो गया है तो आपको यही करना है। अब कोलकाता के केस में और दिल्ली के केस में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कोलकाता कोर्ट में सबसे बड़ी बात कि आपके पास पहले प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है, जबकि दिल्ली कोर्ट में ऐसा नहीं होता। वहाँ सीधे आपके पास वो समन मिलेगा आपको। और कोलकाता कोर्ट में अगर आप बेल कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी पर्सन नहीं चाहिए, जमानतदार आपको वहाँ पे नहीं चाहिए होता है। आपका श्योरिटी अमाउंट वहाँ पे जमा होता है और आपकी बेल हो जाती है। लेकिन दिल्ली में कई बार क्या होता है कि मजिस्ट्रेट साहब किसी जमानतदार की भी डिमांड कर देते हैं, किसी जमानतदार को लेकर के आओ। अब ये जमानतदार आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो कि जमानत आपके ऊपर ले सकता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जबकि कोलकाता में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपका श्योरिटी अमाउंट जमा होता है और आपकी ज़मानत हो जाती है। तो ये डिफरेंस आपका दोनों जगह होता है बहुत बड़ा। कोलकाता कोर्ट का जो आपका लीगल कॉस्ट होता है अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दिल्ली कोर्ट का लीगल कॉस्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली कॉस्ट क्या होता है आपका एडवोकेट बताएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। सिंपल सा फंडा है, पैसा अगर आपके पास में है सेटलमेंट आप कर सकते हो, सेटलमेंट आप कर लो, कुछ मत करो, सब कुछ अपने आप आपका विड्रॉल हो जाएगा। अगर आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, अमाउंट आपका बहुत ही बड़ा है, तो आपको बेल करा लेना चाहिए। अब बेल कराने के लिए क्या एडवोकेट ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी। इस समय बेल आपकी जो है एडवोकेट के थ्रू करना बेस्ट होता है। हालांकि कानून आपको इजाज़त देता है, बेल आप खुद से भी कर सकते हैं, वहाँ जाके आपका फॉर्म वगैरह भरना होता है, हो जाता है। लेकिन कई बार ना खुद से भरने में इस समय गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपकी बेल ग्रांट अगर नहीं होती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी के समय में बेस्ट होगा कि बेल के लिए आप किसी एडवोकेट को हायर कीजिए, वो आपकी बेल सिंपल तरीके से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। और भाई जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे हर इंसान भाई आपके डर का फ़ायदा उठाने बैठा हुआ है। जितना डरोगे उतना आपका फ़ायदा उठाया जाएगा, उतना आपसे पैसा घसीटा जाएगा। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को समझो, समझ के फैसले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया एग्जैक्टली आप वैसे ही करो, कहीं आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी को अपना फ़ायदा उठाने मत देना, दिमाग खोल के हमेशा काम करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।